हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे विलियम शेक्सपियर, महान ड्रामेटिस्ट और सोनेटियर, उनके जीवन पर और उनके वर्क्स पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इसके अलावा आरपीएससी, बीपीएससी और एमपी टीजीटी, एमपी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, हर जगह पर पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर शेक्सपियर बॉर्न। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए 1564, ऑप्शन बी 1558, ऑप्शन सी 1559, ऑप्शन डी 1560। सो विच वन इज करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था। कितनी तारीख को हुआ? 23 अप्रैल को हुआ। कितनी तारीख को? 23 अप्रैल को हुआ। कहाँ पे हुआ? आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज बॉर्न इन विच टाउन और सिटी। ये लीजिए, उनके जन्म स्थान के ऊपर भी क्वेश्चन आपके बीच में है। तो क्या विलियम शेक्सपियर का जन्म स्नीटरफोल्ड फील्ड में हुआ, या ऑक्सफोर्ड में हुआ, या स्टारफोर्ड अपॉन एवन में हुआ, या लंदन में हुआ? सो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न एट स्टारफोर्ड अपॉन एवन। यहाँ पर एवन क्या है? एवन एक नदी का नाम है, जिस नदी के किनारे ये स्टारफोर्ड विलेज था। और अगर पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट, तो वारविकशायर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर अप स्टार। अप स्टार्ट नहीं है, अप स्टार्ट है, अप स्टार्ट क्रो। तो किसने विलियम शेक्सपियर को अप स्टार्ट क्रो कहा? क्या बेन जॉनसन ने कहा, या रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, या डॉक्टर जॉनसन ने कहा, या जॉन लिली ने कहा? तो बेन जॉनसन ने ज़्यादातर विलियम शेक्सपियर के जीवन पर इनकी प्रशंसा में ही कोट्स दिए हैं। तो बेन जॉनसन नहीं, डॉक्टर जॉनसन ने भी ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट ही किया है, जॉन लिली ने भी नहीं। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन उस समय इनके कंटेम्प्रेरी राइटर में हुआ करते थे और इन्होंने एक तरह से काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज किया विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट, इन व्हाट ईयर एज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ग्लोब थिएटर का निर्माण कब हुआ? क्या 1599, या ऑप्शन बी 1608, या ऑप्शन सी 1613, या ऑप्शन डी 1594? तो करेक्ट आंसर 1599। 1599 में ग्लोब थिएटर का निर्माण हुआ। और ये जो 1613 दिया है, 1613 में ये ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हो गया था, जल कर के राख हो गया था। और जब इसमें हेनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था। नेक्स्ट, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद विच ऑथर ऑन द प्ले टू नोबल किंग्समैन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने किस राइटर के साथ, किस ऑथर के साथ टू नोबल किंग्समैन नामक प्ले लिखा। तो आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है राइटर? ऑप्शन है फ्रांसिस ब्यूमंट, थॉमस मिडल्टन, या जॉन लेचा नहीं है,
ये जॉन फ्लेचर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने किस राइटर के साथ मिल करके टू नोबेल किंग्समैन लिखा। तो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर ने मिल करके टू नोबेल किंग्समैन लिखा था। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। शेक्सपियर का निधन कब हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मालूम है इनका जो निधन है 1616 में हुआ था। कब? 23 अप्रैल 23 अप्रैल को इनका निधन भी हुआ। ये 1642 के बारे में जान लीजिए। 1642 में जो थिएटर्स वो बैन हुए थे। 1599 में ग्लोब थिएटर का निर्माण हुआ और 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर शेक्सपियर फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेज कॉल्ड फर्स्ट फोलियो। ये लीजिए, अभी मैं बात कर ही रहा था और ये आपके बीच में आ गया क्वेश्चन। फर्स्ट फोलियो इनका कब आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया और 1616 में शेक्सपियर साहब का निधन हुआ। 1685 में इनका फोर्थ फोलियो आया था, फोर्थ फोलियो। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी यानी 37। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में 37, कितने? 37 प्लेज लिखे। नेक्स्ट, what happened to the Globe Theatre in 1613? As I told you few minutes ago, in 1613 the Globe Theatre was burned down during the performance of Henriette. Next, how is Sam Wanamaker, कौन कौन सैम वानामेकर कनेक्टेड विथ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से सैम वानामेकर कैसे संबंधित थे, कैसे जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स, क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर, क्या ग्लोब थिएटर का डिस्ट्रक्शन इनके कारण हुआ या इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जब 1613 में ये जल करके राख हो गया तो सैम वानामेकर ने दोबारा फिर से ग्लोब थिएटर का निर्माण किया और इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मैनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट। विलियम शेक्सपियर ने कितने शब्दों को इन्वेंट किया। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 6000 और ऑप्शन डी 3000। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3000 words were invented by William Shakespeare. Next, when did Shakespeare write his plays? विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज कब लिखे थे। क्या 16वीं और 17वीं शताब्दी या 15वीं और 16वीं शताब्दी या 19वीं और 20वीं शताब्दी या नन। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1564 में। तो 1564 का मतलब कौन सी शताब्दी? 16वीं। और तो करेक्ट आंसर 16वीं और 17वीं शताब्दी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन इन स्टेंजा ऑफ। वीनस एंड एडोनिस ये एक नैरेटिव पोएम है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा स्टेंजा फॉर्म यूज हुआ है। तो क्या 7 लाइन स्टेंजा है या 6 लाइन स्टेंजा या 4 लाइन स्टेंजा या 8 लाइन स्टेंजा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट हैज 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म। नेक्स्ट, which of the following plays is not known to have based on existing literary and historical work। तो
इसमें से कौन सा ऐसा प्लेज है जो साहित्यिक और ऐतिहासिक वर्क में एक तरह से नहीं गिना जाता? सिम्बलिन, रोमियो एंड जूलियट और मेजर फॉर मेजर, ये तो ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये विलियम शेक्सपियर के ऐतिहासिक वर्कों में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एट ड्रामेटिस्ट ओक्योर। द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एट ड्रामेटिस्ट ओकर्स इन पम्पलेट अ ग्रोट वर्ड्स ऑफ विट्स। ये एक पम्पलेट जो है प्रकाशित किया था और इसी में विलियम शेक्सपियर की खूब भर भर करके आलोचना करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉबर्ट ग्रीन साहब थे। और ये पम्पलेट लेकर के रॉबर्ट ग्रीन आए थे और इसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर की खूब आलोचना की। नेक्स्ट, हु एडिटेड हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर? हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर, इसको किसने एडिट किया? क्या लॉरी मैगर ने, या टेरी एगल्टन ने, या थॉमस मैन ने, या जूडिथ बटलर ने? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉरी मैगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द रेनेसा यूज्ड सोर्सेज द आर्ट ऑफ मिस कोटेशन। ये एक वर्क है और इसको लिखा किसने पूछा ये जा रहा है। क्या लॉरी मैगर ने, या टॉम जॉनसन, या जूली मैक्सवेल, या जूडिथ बटलर? सो डियर फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम करेक्ट आंसर पे आते हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जूली मैक्सवेल। जूली मैक्सवेल ने इस वर्क को लिखा था। नेक्स्ट, वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस। वॉचिंग एज द रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस। ये भी एक वर्क है, ये भी एक एसे है। और इस क्या है इसे? वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस। इसको किसने लिखा? इसको किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? जूली मैक्सवेल। तो जूली मैक्सवेल जानी जाती हैं हाउ द रेनेसा यूज सोर्सेस के लिए, और लॉरी मैगर जो हैं वो हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर को इन्होंने एडिट किया था। और तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है टिफनी स्टर्न। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टिफनी स्टर्न। नेक्स्ट, हु इज साइकोरॉक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट के बारे में माना जाता है ये क्या है? विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा जाने वाला अंतिम वर्क। तो साइकोरॉक्स कौन है? गॉडेस ऑफ कैल्बन, या मदर ऑफ कैल्बन, या सिस्टर ऑफ कैल्बन, या फादर ऑफ कैल्बन? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आंसर पे चलते हैं और आंसर है ऑप्शन बी, मदर ऑफ कैल्बन वॉज साइकोरॉक्स। नेक्स्ट, कैसियस, पोर्शिया, ऑक्टेवियस आर करेक्टर्स इन। कैसियस, पोर्शिया, ऑक्टेवियस ये सब करेक्टर हैं किसमें? क्या जूलियस सीजर में है, या हेमलेट में है, या किंग लियर में है, या मर्चेंट ऑफ वेनिस में है? तो माय डियर फ्रेंड्स, पोर्शिया दो प्लेज में पाई जाती है। पोर्शिया दो प्लेज में पाई जाती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पाई जाती है, इसके अलावा जूलियस सीजर में पाई जाती है। लेकिन ऑक्टेवियस मर्चेंट ऑफ वेनिस में नहीं है और कैसियस भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जूलियस सीजर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द शेक्सपियर्स पोस्ट 99 प्लेज वर स्टेज्ड। यानी पूछा जा रहा है कि 1999 के बाद, सॉरी 1599 के बाद शेक्सपियर के जो प्लेज थे उनका स्टेज यानी उनका मंचन कहाँ हुआ? क्या सॉन थिएटर पर हुआ, या रेड लायन पर हुआ, या ग्लोब थिएटर पे हुआ, या फॉर्च्यून प्ले हाउस में हुआ? तो आपको मालूम है 1599 में
किस चीज़ का निर्माण हुआ था? ग्लोब थिएटर। और जब ग्लोब थिएटर का निर्माण हो ही गया है तो कहीं और क्यों मंचन होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड साइलॉग डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बॉन्ड फॉर लोन? तो ये साइलॉग और एंटोनियो कहाँ आते हैं? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आते हैं, और उसमें एंटोनियो करता गया है 3000 डकट्स उधार दिलवाता है किसको? अपने दोस्त वैसेनियो को अपने क्रेडिट पर। लेकिन वहाँ पर एक बॉन्ड भरा जाता है और उसमें होता है, साइलॉग बॉन्ड भरवाता है और कहता है कि इफ एंटोनियो फेल्स टू पे द मनी बैक टू हिम एट टाइम, देन he will have to give 1 pound of flesh from his body. So यहाँ पर किस चीज़ का लोन के लिए जो बॉन्ड भरा गया उसमें क्या है? तो उसमें यही है ऑप्शन बी, अ पाउंड ऑफ फ्लेश। नेक्स्ट, हाउ डू द मोस्ट क्रिटिक डिस्क्राइब शेक्सपियर? साइलॉग, सॉरी। हाउ डू द मोस्ट क्रिटिक डिस्क्राइब साइलॉग? अ ब्लड थर्स्टी bogeyman, a clown's stereotype, a tragic figure, yeah, there is no consensus. So, which one is correct? So, without wasting our time, option D is correct. There is no consensus. Next, the composition of Shakespeare's major tragedy, Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. यानी हो कम ये जो प्लेज हैं, यानी ये जो ट्रेजेडीज हैं, ये कब आई? तो कब आई थी? तो क्या ऑप्शन ए 1600 से 1606, या 1590 से 1600, या 1580 से 1600, या 1600 से 1610? तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सब जो प्लेज हैं ये 1600 से 1606 के बीच में आई हैं। नेक्स्ट, A Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering. विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिडी के बारे में एक कमेंट है, A Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamities conducting to death. ये किसने कहा? क्या एडवर्ड डाउडेन ने कहा है, या इलियट साहब ने कहा, या ब्रैडली, या मैथ्यू आर्नोल्ड? तो एसी ब्रैडली जाने जाते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजिडी के लिए। और ये कब आया था? ये आया था 1904 में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ग्रेव डिगर सीन इन हेमलेट इज एन एग्जाम्पल। यानी हेमलेट में एक सीन है और उस सीन का नाम है द ग्रेव डिगर सीन। ये इसका जो उपयोग किया है राइटर ने, किस लिए किया है? आइए देखते हैं। हाइमर्सिया के लिए किया है, या कॉमिक रिलीफ के लिए किया है, या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के लिए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कॉमिक रिलीफ। विलियम शेक्सपियर के लगभग सभी प्लेज में कॉमिक रिलीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर। मेजर फॉर मेजर विलियम शेक्सपियर के नाटकों का एक उदाहरण है। किस प्रकार का नाटक? क्या मेजर फॉर मेजर एक रोमांटिक कॉमेडी है, या जॉयस कॉमेडी है, या ड्रामेटिक रोमांस है, या डार्क कॉमेडी है? सो डियर फ्रेंड्स, मेजर फॉर मेजर एक डार्क कॉमेडी है। नेक्स्ट, हु इज ओर्सिनो? ओर्सिनो कौन था जो इन लव विद हु इज ओर्सिनो इन लव विद? यानी ओर्सिनो किसके प्रेम में था एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो ओर्सिनो कहाँ आता है? ट्वेल्थ नाइट में आता है, और प्रारंभ में ही ये किसके प्रेम में होता है? क्या ओलिविया के प्रेम में होता है, या वॉयला के प्रेम में होता है, या मारिया, या मालवोलियो? तो आई थिंक ओलिविया इज करेक्ट आंसर। वॉयला आती है, लेकिन ये पुरुष भेष में
ओरसिनो के दरबार में आती है और उनके यहाँ उसका एक तरह से बहुत ही खास दूध बन जाता है। और इसके बाद ओरसिनो कई बार ओलिविया के पास वायला को भेजता है अपना संदेश लेकर के, और इसमें ओलिविया ओरसिनो के बजाय वायला के प्रेम में पड़ जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस? ट्वेल्थ नाइट जो है इसकी सेटिंग क्या है? क्या इंग्लैंड है, या इलीरिया है, या रिटानिया है, या डेनमार्क है? करेक्ट आंसर इज इलीरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट अल्टरनेट टाइटल? ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? क्या सब टाइटल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। क्या इलीरियन यूथ, या व्हाट यू विल, द शिपरेक, द टाइम एंड अगेन? सो करेक्ट आंसर इज व्हाट यू विल। नेक्स्ट, along with as you like it, the merchant of Venice, यानी as you like it के साथ merchant of Venice, twelfth night is referred to one of Shakespeare so called? क्या इसलैंड, या हॉलीडे, या इटालियन, या ट्रांसवेस्टाइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांसवेस्टाइट। नेक्स्ट, हु इज ट्राइंग टू कोड ओलिविया इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? ट्वेल्थ नाइट में कौन ओलिविया को कोड करना चाह रहा था, यानी ओलिविया से अपने प्रेम का प्रस्ताव कर रहा था? तो क्या सेबेस्टियन और ओरसिनो है, या सेजारियो है? सेजारियो तो वही वायला जब पुरुष परिधान में आती है तो सेजारियो नाम रख लेती है। क्या फेस्ट है, या ओरसिनो और सर एंड्रयू एक्चिक? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सर ओरसिनो होता है। नेक्स्ट, द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटेन इन? टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखा गया प्ले है, ये कब लिखा गया? क्या 1610 के आसपास में फ्रेंड्स? क्या 1610 से 11, या 1590 से 91, या 1600 से 1601, या 1601 से 1602? तो as I told you that the Tempest was the swan song of William Shakespeare, and it was written in 1610 to 1611. So option A is correct. And we are going to the next question. Next question is question number 34. From which country is Alonso's ship returning when it is caught in the tempest? So पूछा जा रहा है कि अलोंसो का जो जहाज होता है वो जब टेम्पेस्ट यानी जब वो तूफान में पड़ जाता है, कौन? अलोंसो का जहाज जब तूफान में पड़ जाता है तो उस समय वो कहाँ से लौट रहा होता है? क्या नेपाल से, या इंग्लैंड से, या ट्यूनिस से, या बरमूडा से? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वो लौट रहा होता है ट्यूनिस से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर हाउ मेनी डेज ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? टेम्पेस्ट नामक जो प्ले है उसका जो एक्शन वो कितने दिन चलता है? क्या 2 दिन, या 1 दिन, या 3 दिन, या 4 दिन? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 दिन। व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड? हम लोग क्या देखते हैं? मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे थे इन द फाइनल सीन? टेम्पेस्ट में जो फाइनल सीन होता है उसमें मिरांडा और फर्डिनेंड को क्या करते हुए दिखाया गया? क्या प्लेइंग कार्ड, क्या वो ताश खेल रहे थे, या कैरिंग वुड, या प्लेइंग चेस, या प्लेइंग टैग? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वो दोनों चेस खेल रहे थे। नेक्स्ट वन, व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बकेट इन एक्ट 3 सीन 3? तो द टेम्पेस्ट में ये जो एरियल होता है ये
कैसा सेम जो है, कैसा शेप एज्यूम करता है फ्रेंड्स, कैसा शेप एज्यूम करता है। एक थर्ड सीन, थर्ड में क्या वो हार्पी का रोल लेता है, हार्पी का शेप लेता है, या ईगल, या सी निम्फ, या हाउंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एरियल टुक द शेप ऑफ हार्पी इन एक्ट थर्ड, scene third. Next, what does Prospero give as his reason for treating Caliban badly? Caliban के साथ बुरा व्यवहार। What does Prospero give? Prospero कौन सा कारण बताता है, कौन सा तर्क देता है कि वो कैलबन के साथ जो इतना बुरा व्यवहार कर रहा है, क्यों? क्या कैलबन ट्राई टू किल हिम, क्या कैलबन ने उसको मारने का प्रयास किया, या कैलबन ने उसकी किताब चुराने का प्रयास किया, या मेयरली अ बीस्ट, या कैलबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरिंडा? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैलबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरिंडा। नेक्स्ट, what does Calvin say in his chief profit for learning language? Calvin क्या बताता है कि जो उसने लैंग्वेज सीख लिया है उसका उसको क्या लाभ है? तो क्या ही नोज हाउ टू कर्स, क्या लर्निंग से थोड़ा बोलना जो उसको आ गया है, लैंग्वेज आ गया है, उससे वो श्राप देना जान गया है, या ही कैन शो प्रॉस्पेरो द क्वालिटी ऑफ, या प्रॉस्पेरो को वो क्वालिटी दिखा सकता है, या ही कैन ओ मिरिंडा, वो मिरिंडा को ऊ कर सकता है, या ही कैन सिंग विथ ट्रिंकुलो एंड स्टीफनो, या ट्रिंकुलो और स्टीफनो के साथ शराब पी करके वो गीत गा सकता है। तो ये सब जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर टू परफॉर्म? प्रॉस्पेरो कौन से काम को परफॉर्म करने के लिए एरियल को कहता है? सबसे अंत में प्रॉस्पेरो किस काम को करता है? क्या टू रिलीज साइकोरैक्स? हुआ साइकोरैक्स, साइकोरैक्स वाज द मदर ऑफ एरियल, या टू हॉल अ लोड ऑफ वुड, या टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न इटली, या टू टेक चार्ज ऑफ कैलबन? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, to give the fleet calm sea on its return to Italy. Next, how does Antonio plans to respond Shylock insistent to collect his pound of flesh? Antonio किस प्रकार का प्लान बनाता है साइलॉक के 1 पाउंड मांस लेने के जिद पर? क्या वो गुस्सा दिखाएगा और हिंसात्मक हो जाएगा, या प्रार्थना करेगा, या तर्क करेगा, या क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, या अपनी आत्मा को शांत करेगा? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज बेसेनियो ऑफर साइलॉक? बेसेनियो साइलॉक को क्या ऑफर करता है परस्यूट टू फॉरफिट हिज बॉन्ड, कि वो अपने जो बॉन्ड की शर्त है उनको लागू ना करे, उनसे वो बचा दे, किसको? एंटोनियो को। क्या ऑप्शन है 6000 डकर्स? क्योंकि एंटोनियो ने बेसेनियो को कितने 1000 बकट्स दिलाए थे? 3000 बकट्स। तो ये हम सबको मालूम है कि बेसेनियो साइलॉक को 6000 डकट्स देने पर तैयार हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, और आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। 3000 डकट्स ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग, या पोर्शियाज रिंग ऐसा कुछ नहीं है, 6000 डकट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what does Shylock do in anticipation of judgment? न्याय के एंटीसिपेशन में साइलॉक क्या करता है? क्या कुछ मसाले खरीदता है क्योंकि वो 1 पाउंड मांस मिलने जा रहा है, या वेट हिज नाइफ, या राइट एन एपोलॉजी, या लुक आउट द विंडो? सो करेक्ट आंसर इज वेट्स हिज नाइफ, वो अपने चाकू को बार बार निकालता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियो's ट्रायल? एंटोनियो के ट्रायल को, एंटोनियो के ट्रायल यानी एंटोनियो के पक्ष में एंटोनियो का पक्ष रखने के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है और जो नाम दिया जाता है वो कौन है? क्या लोरेंचो है, या सेलेरियो है,
या बाल्थाजर है, ये डॉक्टर बिल्लारियो है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाल्थाजर। और ये कौन इस रूप में आता है, कौन आता है, पोर्सिया। पोर्सिया was the heroine of Merchant of Venice, and she was the beloved of Bassanio. Bassanio, who was Bassanio? Bassanio was the friend of Antonio, for whom Antonio took 3,000 ducats from Shylock. Next, what is Bassanio referring to in the following lines? Thou pale and comal dress, twin man and man. To whom, yeah, who or what is Bassanio referring in the following lines? Shylock, option A, the gold casket, or option C, the silver casket, yeah, option D, Portia. So correct answer is option C, the silver casket. Next, what does Portia disguise as a liar? पोर्सिया जो एक वकील के भेष में आई थी, वो क्या कहती है? साइलॉक मस्ट नॉट टू डू, साइलॉक को नहीं करना चाहिए व्हेन ही कट्स अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, अगर वो एंटोनियो के मांस को काटेगा तो क्या नहीं होना चाहिए? हर्ट हिम एनीवे, उसको कोई घाव ना हो, लीव अ सिंगल मार्क, उसके शरीर पे एक निशान न लगे। अब मांस निकलेगा और निशान न लगे, या मेक एनी नॉइज, या कोई शोर ना हो, या स्पिल ड्रॉप ऑफ ब्लड, या उसके शरीर से एक बूंद खून न निकले। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो यही कहती है कि साइलॉक साहब, आपने 1 पाउंड मांस, 1 पाउंड फ्लैश लेने की बात की है, तो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश आप ले सकते हो, लेकिन आपने ब्लड का मेंशन नहीं किया है, और इसलिए मांस तो आप ले सकते हो लेकिन शरीर से एक बूंद रक्त नहीं निकलना चाहिए, और इस बात पर वो शाइलॉक फंस जाता है। नेक्स्ट, शाइलॉक डिसलाइक एंटोनियोस इंटेंसली बिकॉज, यानी इसमें पूछा जा रहा है शाइलॉक जो एंटोनियो से इतनी नफरत करता है क्यों? नेवर रिपे हिज लोन, क्या उसने कभी उसका लोन नहीं चुकता किया? या प्रिटेंड्स ही इज वेरी योर फ्रेंड एंड देन स्विंडल, या वो कभी दोस्त का दिखावा करता है और इसके बाद फिर वो आपको धोखा दे देता है? या पब्लिकली कंडेम शाइलॉक फॉर चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट? यस, करेक्ट आंसर। एंटोनियो हमेशा उसको खुलेआम उसको कंडेम करता है, उसको अब्यूज करता था, केवल इसलिए क्योंकि वो अत्यधिक ब्याज लेता था। नेक्स्ट, व्हाट डज पोर्सिया डिस्गाइज एज अ लायर वांट एज ए रिमेम्बरेंस फॉर हर लीगल सर्विस? पोर्सिया जब एंटोनियो की जान बचा लेती है तो इसके बाद लीगल सर्विस के रूप में वो क्या मांगती है? क्या 3,000 डकर्स मांगती है, या अंगूठी मांगती है, या हाफ ऑफ शाइलॉक वेल्थ मांगती है, या 1 ऑफ एंटोनियो शिप मांगती है? करेक्ट आंसर इज अरिंग, क्योंकि पोर्सिया और उसकी जो सहायक होती है नेरिसा, ये दोनों पुरुष भेष में आए होते हैं, और एंटोनियो की जान बचाने के बाद जब वो कोर्ट के बाहर निकल रहे होते हैं और लौट रहे होते हैं, तो एंटोनियो उनको सर्विस चार्ज, लीगल सर्विस के लिए वो कुछ चार्ज देने की बात पेशकश करता है, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, अगर देना ही है तो ये जो बैसेनियो के हाथ में अंगूठी है, ये रिंग मुझे दे दो। तो वैसे बैसेनियो देने की इच्छुक नहीं होता, लेकिन उसे देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस वकील ने उसके दोस्त की जान बचाई होती है। और इसके बाद जो पोर्सिया के साथ में नेरिसा, जो कि एक क्लर्क के भेष में होती है, वो भी फिर ग्रासियानो से उसके हाथ की अंगूठी मांग लेती है, और इस तरह से ये रिंग एपिसोड भी अंत में जाकर के बनेगा। नेक्स्ट, when Antonio borrows the money on behalf of Bassanio from Shylock, what are the money lender's term? जब एंटोनियो ने बैसेनियो के लिए पैसे मांगे थे तो टर्म क्या था? अ पाउंड ऑफ बैसेनियोस फ्लेश, जी नहीं। एन एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं। नो इंटरेस्ट बट एंटोनियो, नहीं।
एंटोनियोज डॉटर एंड एंटोनियो डॉटर का कहीं मेंशन ही नहीं है। नो इंटरेस्ट बट अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज प्लस इफ ही रिपेमेंट इज लेट, अगर वो भुगतान करने में देरी करता है तो उसके शरीर से 1 पाउंड मांस लिया जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु सेज द फॉलोइंग बाय यॉन्डर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग? एंटोनियो, बेसेनियो, ग्राशियानो, ओर्सिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। It was said by Graciano in The Merchant of Venice. The main internal conflict in the Roman Empire at the time of Julius Caesar was between what two groups? जूलियस सीजर के दौरान जो कन्फ्लिक्ट था, जो संघर्ष था, वो किस ग्रुप के बीच में था? क्या एम्परर्स और गवर्नर्स के बीच, या नोवेल्टी एंड सिटीजन, या मिलिट्री लीडर एंड सीनेटर? सीनेटर वही संसद के जो सांसद होते हैं उनके, और मिलिट्री लीडर्स के बीच, या स्लेव एंड स्लेव ऑनर्स? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिलिट्री लीडर एंड सीनेटर। नेक्स्ट, Shakespeare seems to have based his play on a biography of Julius Caesar provided by which ancient historian? तो शेक्सपियर ने जो जूलियस सीजर लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, और ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि जूलियस सीजर ने जो प्ले लिखा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित जूलियस सीजर, जो एक ट्रेजेडी है, और तो इसका जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है? किस हिस्टोरियन, किस इतिहासकार के वर्क से इन्होंने इस कहानी को लिया है? तो करेक्ट आंसर तो यही है। क्या ऑप्शन है? प्लूटार्क। और ऑप्शन देख लेते हैं। क्या प्लिनी, या टैक्टस, या लिवी? सो प्लूटार्क। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज कैसियस लीव बिफोर ब्रूटस बिगिन एड्रेसिंग द क्राउड इन द फोरम? जब ब्रूटस लोगों को संबोधित कर रहा था तो कैसियस पहले ही वहां से क्यों निकल लिया? ही फील गिल्टी, क्या उसे आपराधिक महसूस हो रहा था, या इज स्पीकिंग एल्सवेयर, या ही इज एंग्री, या ही हेट्स क्राउड? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसको कहीं और स्पीकिंग करना था। नेक्स्ट, हाउ डिड सीजर फिल रोम्स कॉफर्स अकॉर्डिंग टू एंटोनियोस एलॉजी? एंटोनियोस के अनुसार जो है, हाउ डिड सीजर फिल्स रोम्स कॉफर? कलेक्टिंग रैंसम, या टैक्सिंग वेल्दी, या पर्सनल कंट्रीब्यूशन, या प्लेजिंग? तो विच मे बी द करेक्ट आंसर? सो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कलेक्टिंग रैंसम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, who is the first to stab Caesar? क्या डीसीएस ने सबसे पहले सीजर पर अटैक किया, या लिगारियस ने, या कास्का ने, या शिन्ना ने? तो यहाँ करेक्ट आंसर फ्रेंड्स है कास्का। सीजर पर अटैक करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो था कास्का। नेक्स्ट, ब्रूटस टेल एंटोनियो दैट देयर हर्ट आर फुल ऑफ? ब्रूटस एंटोनियो से बताता है कि उनका जो हर्ट है वो भरा हुआ है सीजर को मारने के बाद। किससे? आनंद से, या पेन से, या पीटी से, या एम्पैथी से? तो करेक्ट आंसर है पीटी। वो बताता है कि मेरा जो हर्ट है वो पीटी से भरा हुआ है। नेक्स्ट, once he is alone with Caesar's body, how does Antonio say he treated Caesar's murder? Ruthlessly, gently, sympathetically, या jealousy? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, जेंटली। यद्यपि सीजर की हत्या हो गई है और एंटोनियो बताता है कि वो उसके मर्डरर्स के साथ भी जेंटली व्यवहार कर रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, with that is the sorry next,
कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिस हैं, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, where does Octavius go when he returns to Rome after Antonio's eulogy? The Senate, the Forum, Antonio's house, or Caesar's house? तो ऑक्टेवियस कहाँ जाता है रिटर्न्स टू रोम? जब वो रिटर्न यानी जब वो रोम लौट करके आता है तो वो कहाँ जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो वो जाता है एंटोनियो के घर जाता है। क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर के निधन के बाद अब इन्हीं लोगों को संभालना है रोम को। नेक्स्ट, इन हिज यूलॉजी एंटोनियो कंटिन्यूसली रिफर्स टू, वो किसको रिफर करता है? अपनी यूलॉजी के दौरान एंटोनियो बार बार किसको रिफर करता है? तो वो जो रिफर करता है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पास्ट रोमन लीडर्स, नहीं। ब्रूटस एंड कास्का, नहीं। ब्रूटस एंड कैसियस, यस, मेन तो यही है, ब्रूटस एंड कैसियस। नेक्स्ट, when Caesar and his group arrive at the Senate, who is worried that the assassination plot has been discovered? तो इसमें ऑप्शन और दूसरे स्लाइड पे हैं, पहला कास्का, दूसरा ब्रूटस। और सी ट्रेबोनियस एंड डी कैसियस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फ्रेंड्स, ऑप्शन डी कैसियस। उसको ऐसा लग जाता है कि अब ये मामला खुलासा हो गया है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हु इज द फर्स्ट टू स्टेप सीजर? सो करेक्ट आंसर इज कास्का, करेक्ट आंसर इज कास्का। तो इसी के साथ इस सेशन को हम फिनिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।